हेलो स्टूडेंट, आई दिलीप गर्ग फ्रॉम एसएस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो बच्चों, आज हम ऑपरेटिंग सीरीज़ में बात कर रहे हैं फोर्थ यूनिट के अंदर। फोर्थ यूनिट में जो आपकी बात चल रही है डिवाइस मैनेजमेंट, और उसके अंदर हम बात कर रहे हैं डिस्क शेड्यूलिंग की। ठीक है, डिस्क शेड्यूलिंग का मतलब जो भी मैंने लास्ट वीडियोस में आपको बताए थे कि जो हम प्लेट्स यूज़ करते हैं, जैसे कॉल्ड अ प्लेटर, और उसी प्लेट को हम डिस्क भी बोलते हैं। अब वो डिस्क को हम शेड्यूल कैसे करते हैं? शेड्यूल का मतलब है कि हम किस तरह शेड्यूल करें कि डेटा जो इनपुट आ रहा है हमारा वो, या जो भी आउटपुट है हमारा, वो हमारा कम समय लगे उसे हमें सेव करने में और कम समय लगे उसे रिट्राइव करने में। इसीलिए हम इसे डिस्क शेड्यूलिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो डिस्क शेड्यूलिंग में एक बार देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, हमने उसे जान लेते हैं। तो इसमें लिखा है डिस्क शेड्यूलिंग इज डन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। डेफिनेटली डिस्क शेड्यूलिंग जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही के थ्रू होती है, क्योंकि जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क नहीं करेगा वो डिस्क शेड्यूल ही नहीं करेगी। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट अराइविंग फॉर डिस्क। ठीक है, इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट आती है डिस्क के पास। डिस्क शेड्यूलिंग ऑल्सो वैसे इनपुट आउटपुट शेड्यूलिंग, डिस्क शेड्यूलिंग को ही हम इनपुट आउटपुट शेड्यूलिंग भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है बिकॉज डिस्क शेड्यूलिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, ये कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट क्या है? मल्टीपल इनपुट आउटपुट में अराइव बाय डिफरेंट प्रोसेस एंड ओनली वन। देखिए, बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू, हर प्रोसेस क्या करता है? इनपुट आउटपुट। किसी प्रोसेस को इनपुट चाहिए, किसी प्रोसेस को आउटपुट चाहिए, तो बहुत सारी इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट आती हैं प्रोसेस के थ्रू। बट इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट कैन बी सर्व एट ए टाइम। बट इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट केवल एक ही सर्व होती है एक समय में। किसके थ्रू होती है? वो डिस्क कंट्रोलर करता है उसे। जो डिस्क हमारी है, इसका एक कंट्रोलर है, वो इसको केवल एक ही इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट को एक समय में एक को ही सर्व करेगा। उसके बाद जो बची हुई है उनका क्या होगा? बहुत सारे प्रोसेस भेजते हैं। देन इनपुट और रिक्वेस्ट नीड टू वेट। वो वेट करेंगी, जितनी रिक्वेस्ट है वेटिंग क्यू में चली जाएंगी और आगे शेड्यूल होने के लिए वो वेटिंग क्यू में वेट करेंगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या कहता है? टू और मोर रिक्वेस्ट मे बी फॉर। अब ये बात कर सकते हैं कि मे भी हो सकता है कि रिक्वेस्ट जो आई है वो फार हो, दूर हो। रीजन क्या है? कोई किसी प्लेटर पे हो, मान ली 4 प्लेट है, हो सकता है कोई रिक्वेस्ट फर्स्ट प्लेटर की हो सकता है कोई रिक्वेस्ट फोर्थ प्लेटर की हो। अब प्लेटर में भी आपको पता है कि हमारे उस प्लेटर में ट्रैक हैं, अब वो किस ट्रैक की हो सकती है, उस ट्रैक में भी आपको पता है किस सेक्टर में है, तो किस सेक्टर की हो सकता है? मे बी फॉर। मतलब ये भी कह सकते हैं कि जो 2 रिक्वेस्ट हैं वो हो सकता है दूर हों, वो कोई प्लेटर किस प्लेटर के अंदर, किस ट्रैक के अंदर, किस सेक्टर की है वो, इसलिए मे बी फॉर हो सकती हैं। सो कैन रिजल्ट इज ग्रेटर डिस्क आर्म मूवमेंट। तो हो सकता है उस डिस्क के आर्म को ज़्यादा मूवमेंट करना पड़े। डेफिनेटली आर्म को मूवमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है वो किस सेक्टर में, पहले सेक्टर में है कि दूसरे सेक्टर में, ये भी तो नहीं पता हमें किस सेक्टर में है। ठीक है ना, तो ट्रैक के अंदर किस सेक्टर में, पहले तो ट्रैक पे पहुंचना पड़ेगा, फिर उसका तो सेक्टर में पहुंचना पड़ेगा। सोचिए कितना रोटेट करेगी आपकी डिस्क। ठीक है ना। सो थर्ड पॉइंट क्या कहता है? हार्ड ड्राइव आर वन ऑफ द स्लोएस्ट पार्ट। आप आपको ये भी जानते हैं हार्ड डिस्क जो वो स्लो वर्क करती है ना। तो कंप्यूटर सिस्टम द नीड टू बी एक्सेस इफिशिएंट। अब कंप्यूटर सिस्टम क्या करता है? उसे इफिशिएंट मैनर में कोशिश करता है कि इफिशिएंट मैनर में हम एक्सेस कर सके, जिससे कि वो जल्दी से जल्दी हमारा डेटा उस हार्ड डिस्क में से एक्सेस हो जाए। तो यही हमारी डिस्क शेड्यूलिंग के अंदर कॉन्सेप्ट है कि कोशिश यही है कि डिस्क को इस तरह शेड्यूल किया जाए कि कम से कम समय में वो हमारा डेटा फैच हो सके, रीड हो सके, या हम उसमें कोई डेटा राइट कर सके। ठीक है, यही डिस्क शेड्यूलिंग के अंदर हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उन पैरामीटर के ब्याह पर ही हम डिसाइड करते हैं कि कौन से पैरामीटर को हमको अप रखना है, दैट मीन्स को प्रॉपर वर्क करवाना है, उसकी शेड्यूलिंग करवाएं, किस पैरामीटर को शेड्यूल करके हम इफेक्टिव बनाएं, जिस तरीके से हमारा डेटा जो है, इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट जो है, वो क्विकली, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वो अपनी रिक्वेस्ट को फुलफिल कर सके। ठीक है, देखते हैं पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस करते हैं अब हम। देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ पैरामीटर्स लिए हुए हैं। तो व्हेन द डिस्क ड्राइव इज ऑपरेटिंग द डिस्क इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज। मैंने जो बताया था कि डिस्क जो है वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड में मूवमेंट करती है वो। ठीक है, तो डिस्क इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज एंटी ऑन द कांस्टेंट स्पीड से करती है। टू रीड और राइट हेड मस्ट बी पोजिशन। ठीक है, जब रीड और राइट होता है तो हेड जो है पोजीशन करता है, डिजायर ट्रैक पे पहुंचने की कोशिश करता है, एंड देन डिजायर सेक्टर पे पहुंचेगा। ऑन दैट ट्रैक, उस ट्रैक के किस सेक्टर में उसे जाना है जहां पर हमारे डेटा को हमें रीड करना है या राइट करना है। ठीक है, तो कुछ हमारे पैरामीटर्स है। पहला पैरामीटर्स हमारा जो है वो है सीक टाइम, रोटेशन टाइम, रोटेशनल डिले बोल सकते हैं, लेटेंसी टाइम बोल सकते हैं, रोटेशनल लेटेंसी बोल सकते हैं, कुछ भी बोलेंगे, दैट इज अ रोटेशनल डिले बोलेंगे या लेटेंसी टाइम होगा। ठीक है, ट्रांसफर टाइम, कंट्रोल टाइम और डिस्क एक्सेस टाइम। ठीक है, ये पैरामीटर्स हैं। एक एक करके सभी पैरामीटर्स पे हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं सीक टाइम की।
तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट ऑफ ऑल सीक टाइम। सीक टाइम क्या होता है बेटा? सीक टाइम इज द टाइम टू seek time is the time to locate the disk or to specify track when data is to be read or write. So disk scheduling algorithm that give a minimum where seek time is better. इससे आप ये समझ रहे हैं कि कहने का पर्पज ये है कि सीक टाइम का मतलब है कि जैसे कि मान लीजिए ये मेरे पास प्लेटर्स हैं। अब प्लेटर्स में होता क्या है कि अब कोई हमें डेटा को रीड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आपको ये भी पता है कि जो ये प्लेटर है वो किस में डिवाइड है, वो ट्रैक में डिवाइड है। अब मान लीजिए कि ये हेड हमारा इस ट्रैक पे रखा हुआ है, ठीक है ना, इस ट्रैक पे रखा हुआ और जो ये हमारा है बहुत सारे ट्रैक बने हुए हैं और भी ट्रैक बने हुए हैं हमारे, मान लीजिए, ठीक है ना, ये इस ट्रैक पे है और हमारा डेटा जो है वो इस ट्रैक पर है। तो इस ट्रैक से इस ट्रैक में आने के लिए जो समय लगेगा उसे बोलेंगे हम सीक टाइम। ये भी कह सकते हैं, मान लीजिए कि पहले तो ये चेक करेगा वो हेड हमारा कि वो कहाँ पर हेड हमारा रखा हुआ है, ठीक है। हेड एक साथ ही मूवमेंट होगा, जब रोटेशन होगा इसका, आप एक देखिए स्प्लिंटर जब घूमेगा तो ये डिस्क भी घूमेगी, ये डिस्क भी घूमेगी, ये डिस्क भी घूमेगी, जितनी भी प्लेट लगी होंगी सारी प्लेटों की डिस्क हमारी घूमेगी, ठीक है। और सारे हेडों की पोजिशन कहीं ना कहीं होगी, ये भी आपको पता है, इनिशियल पोजिशन कहीं ना कहीं रखी हुई, किसी ना किसी ट्रैक पे होगी। दैट मीन्स कहने का पर्पज है सीक टर्म वही होगा कि किसी भी प्लेट पर कहीं ना कहीं हेड होगा, तो हेड को उस ट्रैक से उस पर्टिकुलर ट्रैक में आने में जो टाइम लगेगा दैट इज कॉल्ड द सीक टाइम। समझ गए आप? यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगेगा वो सीक टाइम लगेगा, इसे बोलते हैं सीक टाइम। आगे बात करते हैं शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या करेगी, जो हम आगे बताएंगे अभी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम ही है। उसमें हम आपको यही बताएंगे कि हम सीक टाइम को कम से कम कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सी एल्गोरिथम जिससे हम उस सीक टाइम को बेटर कर सकते हैं, ठीक है। इट इज द कंपोनेंट विच कंट्रीब्यूट द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ डिस्क सर्विस टाइम, ठीक है। ये ही सबसे ज्यादा समय लेता है हमारा इस डिस्क शेड्यूलिंग के अंदर, कि सबसे ज्यादा समय कौन लेता है? सीक टाइम ही लेता है। इसी सीक टाइम को हमें रिड्यूस करना है। द लोअर सीक टाइम द फास्टर द इनपुट आउटपुट, सीक टाइम लोअर होगा और फास्टर इनपुट ऑपरेशन होगा, ठीक है ना। तो सीक टाइम स्पेसिफिकेशन इनपुट तीन चीज इंक्लूड होती है। देखिए फुल स्टॉक, फुल स्टॉक का मतलब आप समझिए कि मे बी हो सकता है कि आपकी जो हेड है वो इनिशियली यहीं पर है, इनिशियली यहां पर है और यहां से और टॉप जो भी आपका ट्रैक है वहां तक आना है। तो देखिए या तो फुल होगा और इनिशियल से लास्ट वाले ट्रैक पे आने का मतलब है, या तो फुल स्टॉक होगा, या एवरेज। एवरेज का मतलब है हो सकता है यहां पर और यहां पर आना हो, यहां पर हो और हो सकता है यहां पर आना हो, किसी पर्टिकुलर किसी ट्रैक से दूसरे, मतलब बीच में से कहीं आना हो, ठीक है ना। और तीसरा हो सकता है ट्रैक टू ट्रैक, हो सकता है वो किसी ट्रैक पर ही हो, इससे पहले वाली ट्रैक पर हो तो पर्टिकुलर ट्रैक टू ट्रैक पर ही चेंज करना हो। तो इस तरीके से तीन चीजें हैं, फुल स्टॉक, एक एवरेज, एवरेज का मतलब एक एवरेज निकालेंगे, हो सकता है बीच में कहीं किसी ट्रैक पर हो, और पर्टिकुलर ट्रैक टू ट्रैक का मतलब है एक आगे या पीछे वाले ट्रैक पर ही हो। इस तरीके से तीन चीज आती है सीक टाइम के लिए हमारी, ये कि उसकी किसकी पोजीशन, हेड की पोजीशन कहां पर है और हमारा सीक टाइम कितना होगा। अगर पर्टिकुलर फुल स्टॉक है डेफिनेटली सबसे ज्यादा होगा, एवरेज है तो कहीं ना कहीं बीच में होगा, हेड रखा हुआ बीच में, और अगर ट्रैक टू ट्रैक है दैट मीन्स कि वो आसपास ही कहीं हेड रखा हुआ है ट्रैक के जिस ट्रैक में उसको आना है। इस तरीके से हम सीक टाइम निकालते हैं, ठीक है ना। सीक टाइम के बाद बात करेंगे हम सेकंड रोटेशनल टाइम। रोटेशनल टाइम क्या है? टाइम टेकन फॉर वन रोटेशन, एक रोटेशन को पूरा करने में कितना टाइम लगता है। आप सोचिए एक रोटेशन को पूरा करने में 360 डिग्री घूमेगा तो टोटल कितना टाइम लगता है, वो है रोटेशन टाइम। रोटेशनल लेटेंसी जो होती है हमारी, ये जितना फुल टाइम लगता है उसकी आधी को हम रोटेशनल लेटेंसी बोलते हैं, ठीक है जी। रोटेशनल लेटेंसी, तो रोटेशनल लेटेंसी इज द टाइम टेकन बाय डिजायर्ड सेक्टर ऑफ डिस्क टू रोटेट इनटू अ पोजीशन, मतलब उस सेक्टर से उस पोजीशन पे आने में जितना उसको घूमने में समय। दैट मीन्स आप ये समझिए कि उस सेक्टर तक आने में, वही बात दोबारा से बोलेंगे हम कि रोटेशनल लेटेंसी क्या है। अब इस सेक्टर में तो आ गया ये, सॉरी इस ट्रैक पे तो आ गया ये, अब ये ट्रैक पे आ गया ये, अब ट्रैक्टर से पर्टिकुलर ये वाला सेक्टर हमारे इस ट्रैक पे आ गया, इस सेक्टर में आना है तो अब उसको कितना मूवमेंट करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड द रोटेशनल लेटेंसी होती है वो, ठीक है। तो एवरेज रोटेशनल लेटेंसी ही निकालते हैं हम इसमें, तो वो होती है 1/2 टाइम टेकन फॉर फुल रोटेशन, ठीक है जी। चलिए ट्रांसफर टाइम में कैसे निकालेंगे? ट्रांसफर टाइम होता है डेटा कितना ट्रांसफर हुआ और किस रेट से हुआ है, ठीक है। इस तरीके से हम उसका ट्रांसफर टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं। फिफ्थ पॉइंट है हमारा कंट्रोल टाइम। तो फिफ्थ पॉइंट है कंट्रोल टाइम। कंट्रोल टाइम का मतलब है
द प्रोसेसिंग टाइम टेकन बाय द कंट्रोलर ने कितना टाइम प्रोसेसिंग के लिए लिया है, दैट इज अ कंट्रोल टाइम। ठीक है, डिस्क एक्सिस टाइम निकालने के लिए आता है, कभी कभी क्वेश्चन में यही आएगा कि डिस्क एक्सिस टाइम निकालिए। तो उसमें क्या होता है डिस्क एक्सिस में, सीक टाइम, रोटेशनल डिले, ट्रांसफर टाइम, कंट्रोल ओवरहेड, दैट मीन्स कितना टाइम लगाया उसे कंट्रोल ने, और क्यू डिले। कभी कभी क्या क्यू में ही डिले हो जाता है, क्यू में लगाया उसका नंबर देर से आ पाता है, तो दैट मीन्स क्यू डिले। तो इस तरह से टोटल डिस्क टाइम हमारा इन सबको जोड़ने पर टोटल डिस्क एक्सिस टाइम निकलेगा। तो क्वेश्चन यही आएगा कभी कभी कि अगर नहीं दिया होगा तो सीक टाइम, रोटेशनल डिले, ट्रांसफर टाइम, इन सबको जोड़ने का हम डिस्क का एक्सिस टाइम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, एक दो टर्म और हैं जो इसको सॉल्व करने के लिए काम आती हैं, जो बात कर लेते हैं। कह रहे हैं जैसे कि बात कही थी हमने डेटा ट्रांसफर रेट की। ठीक है, डेटा ट्रांसफर रेट की जब हमने बात की थी, वो बात करी थी हमने ट्रांसफर टाइम के लिए, हमने बात की थी डेटा टू बी ट्रांसफर अपॉन ट्रांसफर रेट। तो ट्रांसफर रेट क्या है, द अमाउंट ऑफ डेटा that passes under read write head in a given amount of time is called a data transfer। ये डेटा ट्रांसफर रेट होता है आरपीएम में हमारा। जैसे कि मान लीजिए आरपीएम में होता है कि इतने आरपीएम चला था। आरपीएम का मतलब होता है कि मान लीजिए 200 आरपीएम है, 1500 आरपीएम है, तो दैट मीन्स इतने रिवॉल्यूशन पर मिनट, कि एक मिनट में इतने वो रोटेट कर रहा है, क्या डिस्क घूम रही है, इतने मिनट में इतनी रोटेशन वो डिस्क घूम सकती है। ठीक है, द टाइम इज टेकन टू ट्रांसफर, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसफर टाइम। ट्रांसफर टेकन है ट्रांसफर डेटा, टाइम टेकन टू ट्रांसफर द डेटा, उस डेटा को ट्रांसफर करने जो टाइम ले रहे हैं उसे बोलते हैं ट्रांसफर टाइम। ठीक है, इट डिपेंड अपॉन किस पे टाइम पे डिपेंड करता है, ये नंबर ऑफ बाइट टू बी ट्रांसफर, रोटेशन स्पीड या डेंसिटी ऑफ द ट्रैक पे। ठीक है, अब रेट कैसे निकालते हैं, देखिए रेट निकालने के लिए बताते हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आ जाता है रेट आपको निकालना है, तो रेट कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ हेड, ठीक, बाइट कैन बी रीड इन वन फुल रोटेशन, ओके, नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में कितना रोटेशन हो रहा है उसका, नंबर ऑफ हेड, वही सरफेसेस कितने हैं, सरफेस हमारे पास 3 सरफेस है, 4 सरफेस है। ठीक है ना, तो वो नंबर ऑफ हेड है, ये सरफेस को ही हम नंबर ऑफ हेड बोलते हैं, कितने सरफेसेस हैं। अब दूसरा भी है, अगर ये दिया हुआ है कैपेसिटी ऑफ वन ट्रैक दिया है, तो नंबर ऑफ हेड, कैपेसिटी ऑफ वन ट्रैक और नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 सेकेंड, वो तो वही चीज़ है, बस ये है कि बाइट कैन बी रीड इन अ फुल रोटेशन में कितनी रीड कर रही है, बाइट कितना रीड कर रहा है, या फिर कैपेसिटी ऑफ वन ट्रैक की बात करेंगे हम। ठीक है, एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, आपकी समझ में ये भी आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, देखिए सबसे पहले मैंने क्वेश्चन में पूछा है कैपेसिटी ऑफ हार्ड डिस्क। कैपेसिटी का मतलब कितना डेटा इस हार्ड डिस्क में स्टोर कर सकते हैं। ठीक, अब क्या दे रखा है उसने, 4 तो सरफेसेस दे रखे हैं। ठीक है जी, चलिए हेड मतलब वही 64 ट्रैक पर सरफेस दे रखे हैं, मतलब एक सेक्टर पे, एक सरफेस पे 64 ट्रैक हैं। चलिए मतलब 4 पे कितने होंगे वो भी कैलकुलेट करने पड़ेंगे। 128 सेक्टर, एक सेक्टर पे 128 ट्रैक है। चलिए, और 256 बाइट है, एक सेक्टर में 256 बाइट हमारा स्टोर हो सकता है। चलिए जी, कैपेसिटी देख लेते हैं, सरफेस मल्टीप्लाई ट्रैक मल्टीप्लाई वही सरफेस हो गया, उसका ट्रैक हो गया, उसका सेक्टर हो गया, उसका बाइट हो गया। ठीक है, टोटल डिस्क की कैपेसिटी हमारी, इनको सॉल्व करेंगे तो देखिए 4 तो सरफेसेस हैं, 64 ट्रैक है, 128 आपके सेक्टर है और 256 आपकी बाइट्स हैं। ठीक है ना, चलिए इनको 2 की पावर 2 होते, 2 6 हो गया, 2 7 हो गया, 2 की पावर 8 हो गया, टोटल निकल के आया 2 की पावर 23। तो 2 की पावर 20 को तो हम कर सकते हैं m, और 3 को हमने बोल दिया 8, ये बाइट में होता है। ठीक है ना, तो ये बाइट में दे रखा है देखिए। ठीक है, तो 8 मेगाबाइट आपका टोटल डिस्क की कैपेसिटी आ गई। ठीक है जी, अब बात करते हैं डिस्क इज रोटेटिंग। अब देखिए वही जो मैं बोला, जब ट्रांसफर रेट की बात आएगी तो वहां पर रिवॉल्यूशन या रोटेशन पर मिनट जरूर दिया हुआ। अब वो कह रहा है रोटेटिंग एट इतने आरपीएम पे अगर डिस्क रोटेट कर रही है तो डेटा ट्रांसफर रेट कितना होगा। चलिए बात कर देखिए 60 सेकंड, मतलब 1 मिनट पर मिनट की बात करें, 1 मिनट में 3600 रोटेशन है इसके, 1 सेकंड में कितने रोटेशन, 60 रोटेशन हो गए। तो नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकंड कितने हैं आपके, 60। ट्रैक की कैपेसिटी कितनी है, 128। ट्रैक की कैपेसिटी इंटू नंबर ऑफ सरफेस कितने हमारे पास, नंबर ऑफ सरफेसेस 4 है हमारे पास। तो देखिए ट्रैक की कैपेसिटी अब कहाँ तक पहुंचा है, ट्रैक की कैपेसिटी, ट्रैक में हमारा ट्रांसफर डेटा रेट ही डेटा की बात करें ना, तो देखिए ट्रैक कैपेसिटी कितनी, 128 तो सेक्टर है इस ट्रैक के अंदर, और ट्रैक कितने हमारे पास, देखिए ट्रैक हमारे पास क्या है, ये सॉरी डेटा कितना हमारे पास, डेटा हमारे पास है आपके पास 256। तो देखिए 256 वो डेटा की पूछे तो डेटा लेना पड़ेगा हमें, और ट्रैक कितने 128, तो 128 इंटू 256 तो हमारे ट्रैक की पूरी की कैपेसिटी होगी, क्योंकि इस ट्रैक पर हमारा डेटा कितना होगा,
जितने सेक्टर होंगे, और सेक्टर में हमने बाइट्स देख लिए हमने कितने हैं हमारे, तो 1 सेकंड पे निकाल रहे हैं हम, इसमें पर सेकंड पे निकाला हमने 1 सेकंड में कितना हो रहा है। तो 1 सेकंड में देखिए 1 सेकंड में 60 रोटेशन है, 128 256 इंटू 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यह है 2 की पावर 19 इंटू 15, हम इसे 2 की पावर 20 कर देंगे, 2 की पावर 20 में m बना देंगे और इसे नीचे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए यह है 7.5 और यह आया m, दैट मीन्स ये बाइट में है तो इसका है 7.5 MB पर सेकेंड आपका डेटा जो है वो आपका ट्रांसफर रेट होगा उसका, मतलब 1 सेकंड में 7.5 MB आपका डेटा जो है वो ट्रांसफर होगा। तीसरी चीज पूछा था डिस्क इज रोटेटिंग 3600 RPM पे अगर घूम रहा है वो, तो उसकी एवरेज एक्सिस टाइम क्या है। देखिए एक्सिस टाइम लास्ट चीज है, यही लास्ट पूछता है, बस से ज़्यादा नहीं पूछेगा। अब इसमें क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। देखिए सीक टाइम, कंट्रोल टाइम और अमाउंट ऑफ डेटा टू बी ट्रांसफर गिवन ही नहीं है हमारा इसमें, तो इन सबको हमने क्या मान लिया 0। तो एवरेज एक्सिस टाइम कितना है हमारा, एवरेज रोटेशनल डिले, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि टोटल क्या होता है हमारा डेटा एक्सिस टाइम कितना होता है। देखिए सीक टाइम, रोटेशनल टाइम, ट्रांसफर टाइम, कंट्रोल ओवरहेड, क्यूइंग डिले, इसमें नहीं दे रखा है, केवल रोटेशनल डिले की बात करेंगे। रोटेशनल डिले हम निकाल सकते हैं। अब देखिए रोटेशनल लेटेंसी निकालेंगे या रोटेशनल डिले एक ही बात है। 60 सेकंड में 36 तो 1 सेकंड में 60 रोटेशन है उसके, ठीक है जी। अब रोटेशनल लेटेंसी क्या होती है, रोटेशनल लेटेंसी होती है आपकी पर सेकंड निकालेंगे हम, तो देखिए याई पर सेकंड का मतलब है 1 सेकंड का बटे 1 सेकंड कर देंगे हम इसको, 60 से डिवाइड कर देंगे हम इसको, तो कितना आ जाएगा इसका, मिली सेकंड में निकल आया ये 16.16 मिली सेकंड आ गया निकल के। एवरेज रोटेशन लेटेंसी को हम हाफ करते हैं, आपको पहले ही बताया था 1/2 करेंगे तो 8.33 मिली सेकंड आ गया। एवरेज एक्सिस टाइम बराबर एवरेज रोटेशनल डिले 8.33 मिली सेकंड आया। इससे से केवल 3 ही चीज़ पूछता है वो हमसे, ये 3 ही चीज़ निकालते हैं हम, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा था। ये इंपॉर्टेंट है बट मेनली आपकी जो इस यूनिट में जो इस क्वेश्चन जो आता है वो आता है आपका डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से, जो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।